हेलो बच्चों, विद्या क्वेश्चन बैंक की स्पेशल क्लासेस में आपका स्वागत है। इन क्लासेस के अंदर, इन वीडियो के अंदर हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस प्रत्येक चैप्टर से ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाए हैं जो कि एग्ज़ाम में हमेशा ही आते हैं या जिनके एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इन क्वेश्चंस को आप समझेंगे, थोड़ा लिखने की प्रैक्टिस करेंगे और एग्ज़ाम में अगर अच्छे से लिखेंगे तो पूरे के पूरे मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, जीवाश्म क्या हैं, जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं जीवाश्म क्या होते हैं। फॉसिल्स जिनको हम बोलते हैं, जीवाश्म फॉसिल्स। ज़मीन के अंदर बच्चों हजारों लाखों साल पहले भूकंप आने से, प्राकृतिक आपदाएं आने से, बाढ़ आने से ज़मीन के ऊपर उपस्थित जो पेड़ पौधे होते हैं या उस समय के जो जीव जंतु होते थे वो सब मिट्टी के अंदर दब जाते हैं और ये हजारों लाखों साल तक ऐसे ही दबे रहते हैं। और इनके उसके कुछ लंबे समय के बाद जब ज़मीन के अंदर खोद के देखते हैं या वहाँ से ज़मीन को उसके अंदर खुदाई की जाती है तो वहाँ पर इनके जो कठोर भाग होते हैं, जैसे हड्डियाँ होती हैं, बाल होते हैं, दांत होते हैं या पेड़ पौधों का कठोर भाग जो होता है वो समय के साथ साथ नष्ट नहीं होता है। वो क्या मिट्टी में ऐसा का ऐसा ही जमा रहता है और उसके अलावा जो बाकी का भाग होता है, जो स्किन होती है या जो फ्लैश मांस होता है, वो सारा नष्ट हो जाता है। तो इन संरचनाओं को ही काफ़ी लंबे टाइम के बाद ज़मीन से जब प्राप्त किया जाता है, इन्हीं संरचनाओं को हम जीवाश्म कहते हैं। और जीवाश्म के बनने की जो प्रक्रिया होती है ये हजारों साल तक चलती रहती है। इस प्रक्रिया को हम जीवाश्मीकरण कहते हैं। जीवाश्मीकरण, फॉसिलाइजेशन, जीवाश्मीकरण या फॉसिलाइजेशन कहते हैं। और विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, फॉसिल्स का अध्ययन किया जाता है, उसको हम जीवाश्मिकी कहते हैं। उस शाखा को जीवाश्मिकी कहा जाता है। तो जैव विकास के प्रक्रम में जीवाश्म जो होते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण सूचनाएं हमें प्रदान करते हैं। काफ़ी लंबे, इससे हमें पता चल सकता है कि लाखों साल पहले पृथ्वी के ऊपर कौन कौन सी प्रजातियां जीवित थी। और जीवाश्म जो होते हैं दो विभिन्न प्रकार के संघों के बीच में कनेक्टिंग लिंक, संयोजक कड़ी का काम करते हैं। जैसे कि आर्कियोप्टेरिक्स नाम का एक जीवाश्म है, आर्कियोप्टेरिस नाम का जो जीवाश्म है ये पक्षियों और सरीसृपों के बीच की कड़ी है। आर्कियोप्टेरिक्स पक्षियों और सरीसृपों के बीच की कड़ी है, यानी कि ये बताता है कि जो पक्षियों का विकास हुआ है वो सरीसृपों से हुआ है। इस तरीके से जीवाश्म जो जैव विकास प्रक्रम के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देते हैं। जैसे पौधों, प्रकृति के अंदर लाखों साल पहले कौन से पौधे थे, जीवाश्म के आधार पर कार्बन डेटिंग से हम उनकी उम्र निकाल सकते हैं, उनका जो केमिकल कंपोजिशन है वो तैयार कर सकते हैं। और जीव जैसे डायनासोर वगैरह थे, पहले जिराफ जो लंबी गर्दन के थे, उन सब के जीवाश्मों के द्वारा ही हम डीएनए का अध्ययन कर सकते हैं। उनको बता सकते हैं कि कुछ समय पहले पृथ्वी के ऊपर कौन सी प्रजातियाँ जीवित थी। अगला क्वेश्चन है, मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों की विवेचना कीजिए। ग्रेगर जॉन मेंडल, इस चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, हर साल आता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि ये क्वेश्चन न आए, किसी न किसी रूप में ज़रूर आता है। देख सकते हैं आप 2011, 12, 14, 15, 18, 20, 16, 17, हर साल 19 आया हुआ है। तो यहाँ पर मेंडल जो थे, ग्रेगर जॉन मेंडल साइंटिस्ट हुए हैं जिनको हम आनुवंशिकता का जनक कहते हैं। 1866 में इन्होंने मेंडल के आनुवंशिकता के नियम दिए थे। तो सबसे पहला नियम था इनका प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। इस नियम के अंदर मेंडल ने बताया था कि जब भी किसी एक गुण को लेके
दो माता पिता पौधों के अंदर बीच में नर और मादा के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो उसमें से एक गुण जो होता है वो प्रभावी होता है और दूसरा गुण जो होता है वह अप्रभावी होता है। जैसा कि मेंडल ने लंबे पौधों का और छोटे पौधों का आपस में क्रॉस कराया, तो इस क्रॉस कराने के बाद उसने देखा कि F1 पीढ़ी के अंदर कौन कौन से कैपिटल टी और स्मॉल टी पौधे प्राप्त होते हैं। यानी कि इस F1 पीढ़ी के अंदर कैपिटल टी और स्मॉल टी जो कि पूरे के पूरे लंबे होते हैं। अब वास्तव में देखा जाए बच्चों तो ये पौधे दिखने में तो लंबे होते हैं, लेकिन जो इनका जीन्स होता है उसके अंदर लंबा जीन्स भी होता है और छोटे लंबा जीन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल जो है वो कैपिटल टी है और छोटे जीन के लिए जो है वो बौनेपन के लिए स्मॉल टी है। लेकिन यहाँ पर मेंडल ने देखा कि कैपिटल टी जो है वो प्रभावी जीन है और जो स्मॉल टी है वो अप्रभावी जीन है। यानी कैपिटल टी की उपस्थिति में जो स्मॉल टी जीन है वो अपने आप को प्रभावी नहीं कर पाता है, तो स्मॉल टी को हम अप्रभावी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो जनरेशन होती है, जो F1 पीढ़ी होती है, उसके अंदर कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों प्रकार के जीन पाए जाते हैं। दूसरा जो नियम दिया था मेंडल ने वो था पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इस नियम के अनुसार मेंडल ने बताया कि जब प्रथम पीढ़ी के अंदर प्राप्त जो F1 पीढ़ी होती है उसके अंदर जो जीन होता है, जब उनका क्रॉस कराया जाता है तो F2 पीढ़ी के अंदर जो सभी गुण होते हैं, जीन, लंबे और बौनेपन, सभी प्रदर्शित होना शुरू हो जाते हैं, सभी दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच में हम क्रॉस कराते हैं तो ये F1 पीढ़ी के ये F1 पीढ़ी है, तो जो F2 पीढ़ी बनेगी वो कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी, स्मॉल टी, इस तरीके से F2 पीढ़ी के अंदर सभी प्रकार के जो जीन होते हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। यानी कि यहाँ पर जीन जो है वो पृथक पृथक हो जाते हैं। तो ये लंबा होता है जिसके अंदर 100% कैपिटल टी जीन्स होता है। ये दोनों भी लंबे होते हैं, लेकिन संकर होते हैं 50% कैपिटल टी होता है 50% इसके अंदर, 50% स्मॉल टी होता है। और ये क्या होता है 100% बोना होता है, 100% बोना। तो यहाँ पर इस तरीके से इस पीढ़ी के अंदर ये दिखाई देता है कि सभी जीन्स जो होते हैं अपने आप को, सभी युग्मक अपने आप को पृथक पृथक कर लेते हैं और अपना प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। तीसरा नियम जो मेंडल ने दिया था वो दिया था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इस नियम के अंदर मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने देखा कि दो कैरेक्टर्स को एक साथ लिया, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल वाई और स्मॉल आर। पीला वाई जो है पीले जीन के लिए उत्तरदायी है और कैपिटल आर गोल यानी राउंड के लिए है और स्मॉल वाई हरे के लिए जिम्मेदार है और स्मॉल आर जो है वो झुर्रीदार के लिए जिम्मेदार है। यानी जो बीज थे, जो कैपिटल वाई और कैपिटल आर वाले जीन थे वो थे पीले और गोल, और जो स्मॉल वाई स्मॉल आर के जो जीन थे वो हरे एवं झुर्रीदार थे। तो यहाँ से जो गैमेट हमें प्राप्त होते हैं वो कैपिटल वाई कैपिटल आर होते हैं और यहाँ से जो प्राप्त होते हैं स्मॉल वाई स्मॉल आर होते हैं। जब मेंडल ने इनका क्रॉस कराया तो यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर। ये F1 पीढ़ी के अंदर जो प्राप्त हुए हैं वो कैसे थे, पीले और गोल थे। स्मॉल वाई और स्मॉल आर जो थे ये अप्रभावी जीन थे, स्मॉल वाई स्मॉल आर अप्रभावी जीन थे,
जो कि कैपिटल वाई कैपिटल आर की उपस्थिति में अपने आप को प्रभावी नहीं कर पा रहे थे, और कैपिटल वाई और कैपिटल वाई आर जो थे वो प्रभावी जीन थे जो कि अपने आप को पूर्ण रूप से प्रदर्शित किए हुए थे। तो यहाँ पर जो मिले थे, जो पीढ़ी प्राप्त हुई थी वो पीला एवं गोल पीढ़ी प्राप्त हुई थी, पीला एवं गोल। और जब F1 पीढ़ी के पौधों का आपस में क्रॉस कराया जाता है, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर, तो मेंडल ने बहुत तरीके के पौधे प्राप्त किए जिसका जो अनुपात था वो 9:3:3:1 का अनुपात प्राप्त हुआ। इसको हम बोलते हैं स्वतंत्र अपव्यवन का नियम, यानी कि डाई हाइब्रिड क्रॉस, द्विक्रॉस यहाँ पर मेंडल ने कराया था। तो यही मुख्य रूप से मेंडल के नियम थे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, डार्विन के प्राकृतिक वर्णवाद को उदाहरण सहित समझाइए। डार्विन जो थे बच्चों एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। इन्होंने ये समुद्र में घूमने वाले नाविक थे। इन्होंने पूरी पृथ्वी का भ्रमण किया था और इन्होंने अपनी पुस्तक में जो डार्विनवाद था, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वर्णवाद के द्वारा जातियों की उत्पत्ति। तो इसमें डार्विन ने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताए थे, एक एक करके हम वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला बिंदु है, जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती है। संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती है। किसी भी जीव के अंदर हम देख सकते हैं, जीव का स्वभाव होता है संतान उत्पन्न करना। तो प्रत्येक जीव के अंदर समुद्री मछलियाँ जो होती हैं, छोटे छोटे जीव जो होते हैं, एक बार में हजारों लाखों अंडे देते हैं, लेकिन उनमें से सभी जो होते हैं वो जिंदा नहीं रह पाते हैं, कुछ नष्ट हो जाते हैं। तो पहले पॉइंट में डार्विन कहता है कि प्रत्येक जीव के अंदर संतानोत्पत्ति की एक प्रचुर क्षमता होती है जो कि बहुत ही मात्रा में संतान उत्पन्न कर सकते हैं। दूसरे पॉइंट में डार्विन ने समझाया कि जीवन एक संघर्ष होता है, खाने रहने पीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है जीवन में, और इस संघर्ष के अंदर जो जीतता है वही सफल हो पाता है, वही जिंदा रहता है। बाकी की जो संतान होती है, बाकी की जो प्रोजनी होती है, पीढ़ी होती है, वो नष्ट हो जाती है। तीसरा पॉइंट में योग्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। इस नियम के अंदर, इस सिद्धांत के अंदर डार्विन ने बताया कि जो उस वातावरण के हिसाब से अपने आप को ढाल पाते हैं, जो वायुमंडल के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं, सिर्फ वही जीव जिंदा रहते हैं, बाकी के नष्ट हो जाते हैं। चौथा पॉइंट उन्होंने बताया प्राकृतिक वर्ण, नेचुरल सिलेक्शन। प्रकृति जो होती है, प्रकृति सिर्फ उनका सिलेक्शन करती है, उनको जिंदा रखती है, उनका वर्ण करती है जो कि अपने आप को प्रकृति के हिसाब से, वायुमंडल के हिसाब से जिंदा रख पाते हैं, अपने आप को सेट कर पाते हैं, वायुमंडल के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। सिर्फ वही जीवित रहते हैं, बाकी के नष्ट हो जाते हैं। पांचवा नंबर बताया विभिन्नताएं। प्राकृतिक वर्ण के बाद जो पीढ़ियां होती हैं, विभिन्न, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर प्रकृति के हिसाब से जो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, उनके अंदर बहुत सारी विभिन्नताएं पैदा होना शुरू हो जाती है, और ये विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर स्थानांतरित हो जाती हैं। और छठा पॉइंट बताया नई जातियों की उत्पत्ति। जब ये विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर चली जाती हैं तो अलग अलग पीढ़ियों में बहुत सारी विभिन्नताएं, वेरिएशन उत्पन्न हो जाती हैं। तो उससे क्या होता है, नई जातियों की उत्पत्ति होती चली जाती है। यही डार्विन का सिद्धांत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैमार्कवाद को समझाइए। लैमार्कवाद की आलोचनाओं पर प्रकाश डालिए। लैमार्क भी एक साइंटिस्ट हुए हैं, इन्होंने भी अपने कुछ नियमों के आधार पर लैमार्कवाद को समझाया। इन्होंने कुछ अपने नियम दिए थे जिसको हम लैमार्कवाद के नाम से जानते हैं। इन्होंने अपनी एक पुस्तक में लिखा फिलोसोफिक जूलॉजिक नाम की एक पुस्तक लिखी थी। उसके अंदर इन्होंने
कुछ पॉइंट्स बताए जिसको हम लैमार्कवाद के नाम से जानते हैं। पहला पॉइंट था जीवों के आकार में वृद्धि की प्रवृत्ति। प्रकृति के अंदर हम देखते हैं कि चाहे पौधा हो चाहे जीव जंतु का कोई भी बच्चा होता है वो लगातार अपने आकार में एक निश्चित टाइम तक वृद्धि करता रहता है। ये प्रकृति का नियम होता है कि कोई भी जीव जब पैदा होता है तो बहुत छोटा होता है, समय के साथ साथ भोजन ग्रहण करता रहता है, ऊर्जा ग्रहण करता रहता है और उसके आकार में वृद्धि होती रहती है। पौधों के अंदर ये वृद्धि जो होती है जीवन भर चलती रहती है और जीवों के अंदर जो मनुष्य और जीव जंतु हैं उनके अंदर एक निश्चित समय के पश्चात रुक जाती है। दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया वातावरण का प्रभाव। जीवों के ऊपर वातावरण का सीधा प्रभाव होता है। अगर वातावरण के अंदर तापमान बहुत ज़्यादा होता है तो उसका प्रभाव भी जीवों के अंदर पड़ता है। अगर वातावरण के अंदर तापमान कम होता है, ठंड बहुत ज़्यादा होती है तो उसका प्रभाव भी जीवों के अंदर पड़ता है। उस केस में सिर्फ वही जीव जिंदा रह पाता है जो कि अपने जीव को अपने आप को ठंडे वातावरण के अनुरूप ढाल पाता है। तीसरा पॉइंट इन्होंने बताया कि अंगों का उपयोग और अनुपयोग। अंगों का उपयोग और अनुपयोग। लैमार्क ने अपनी इस बिंदु के अंदर, इस पॉइंट के अंदर बताया कि कोई भी जीव जब लंबे समय तक अपने किसी अंग का उपयोग करता रहता है तो वो अंग विकसित हो जाता है और किसी अंग का जब उपयोग नहीं करता है तो वो अंग अविकसित रह जाता है और समय के साथ पूर्ण रूप से वृद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता है। और चौथे पॉइंट में उसने बताया उपार्जित लक्षणों की वंशागति। लैमार्क यहाँ पर कहते हैं कि जब कोई जीव अपने अंगों का लगातार उपयोग करता रहता है तो उस केस में उसके वो अंग जो होते हैं विकसित हो जाते हैं, लेकिन जब किन्हीं अंगों का उपयोग नहीं करता है तो वो अंग जो होते हैं वो अविकसित हो जाते हैं। उपार्जित लक्षणों की वंशागति के अंदर जब कोई अंग काफ़ी लंबे समय तक उपयोग नहीं किया जाता है तो वो अंग अगली पीढ़ी के अंदर गायब होना शुरू हो जाता है। लैमार्क के अनुसार उसने बताया कि पहले प्राचीन टाइम में जो जिराफ थे वो बहुत छोटी गर्दन के होते थे, लेकिन पृथ्वी के ऊपर जब घास कम होना शुरू हो गई तो जिराफ को भूख अपनी मिटाने के लिए, भोजन के लिए अपने आगे के पैरों को और गर्दन को ऊपर उठाना शुरू करना पड़ा पौधों की पत्तियां खाने के लिए। काफ़ी लंबे टाइम तक, बहुत कई सारी पीढ़ियों तक जब जिराफ लगातार अपनी गर्दन को ऊपर उठाता रहा तो उस केस में सिर्फ वही जिराफ जिंदा रह पाए जिनकी गर्दन जो है अपने आप को मौसम के अनुकूल ढाल पाए। यानी कि जिन जिराफ की गर्दन लंबी हो गई वो जिंदा रह पाए, बाकी छोटी गर्दन वाले जो जिराफ थे वो नष्ट हो गए और ये गुण चल के आगे आनुवांशिक हो गया। सिर्फ आगे जो जिराफ पैदा हुए वो लंबी गर्दन वाले ही जिराफ पैदा हुए। तो लैमार्क ने अपने ये कुछ जो बिंदु इम्पोर्टेंट सिद्धांत दिए फिलोसॉफिक जूलॉजी के अंदर दिए थे, लेकिन बाद में इन पॉइंट्स के बाद लैमार्क की आलोचना भी बहुत ज़्यादा हुई। लैमार्क को अपनी आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा क्योंकि लैमार्क से जब पूछा गया कि ऐसा तो ये ज़रूरी नहीं है कि कोई भी दैहिक परिवर्तन अगर शरीर के अंदर होता है कि वो शरीर के अंदर अगली पीढ़ी के अंदर स्थानांतरित हो जाता है। तो वीजमान नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने देखा कि चूहों की पूँछ काट के देखा कि लगातार उन्होंने 10-12 पीढ़ी तक चूहों की पूँछ काटते रहे, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं देखा है कि बिना पूँछ कटे चूहे पैदा होते हैं। उसने देखा कि हर बार जो चूहे पैदा होते हैं उनके अंदर पूँछ उपस्थित थी। तो लैमार्क इन सवालों का जवाब नहीं दे पाए। तो वीजमान ने बताया कि परिवर्तन सिर्फ केवल वही जीवों के अंदर परिवर्तन होता है जो उसके गुणों का परिवर्तन होता है, जो उसके जीन के अंदर उपस्थित होते हैं। तो लैमार्क का ये सिद्धांत फेल हो गया, यहाँ पर इनको आलोचना का शिकार होना पड़ा। थैंक यू।